नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले 8-10 दिन से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन खबरों में लगातार बने हुए हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर ऑल दी रॉन्ग रीजन। अब ये गलत कारण ये नहीं है कि स्टालिन जो बात कर रहे हैं वो गलत है। गलत ये है कि जिस तरह से स्टालिन को गोदी मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे देश में, वो काफी गलत है। अब बात कुछ ऐसी हुई कि अभी हाल में जब तमिलनाडु सरकार अपना बजट पेश करने गई 25-26 का वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो रुपी का सिंबल है वो हटा के उसका इक्विवेलेंट जो तमिल में जैसे लिखते हैं वो वहां पे डाल दिया। अब जैसा ही ये हुआ तो बीजेपी के लिए तो उनकी पूंछ पर ये पैर पड़ गया। बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता चीखने लगे और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भर कर स्टालिन के खिलाफ कार्यक्रम करने लगे। मीडिया के अनुसार पहले से ही हिंदी का विवाद चल ही रहा था तमिलनाडु में, क्योंकि उन्होंने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो खारिज कर दी थी। और फिर ये रुपए सिंबल का विवाद खड़ा हो गया, इसलिए उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो अलगाववादी राजनीति खेल रहे हैं और इस वजह से सारी बीजेपी भड़क गई है। लेकिन बात बिल्कुल भी हिंदी की है ही नहीं। मैं आज का कार्यक्रम इसी विषय पर कर रहा हूं और मैं इस बारे में आपको डेटा भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बीजेपी ही अलगाववादी राजनीति खेल रही है। क्योंकि उत्तर भारत में अब कोई भी इश्यू बचा नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है। राम मंदिर खत्म हो चुका है और बीजेपी की जमीन वहां कम होती जा रही है। इसलिए अब बीजेपी ने अलगाववादी पॉलिटिक्स दक्षिण भारत में शुरू कर दी है। बीजेपी की इस रणनीति से भले ही उनको दक्षिण भारत में कोई वोट्स नहीं मिलेंगे, वहां पे उनका कोई फॉलोइंग नहीं है और ऐसा नहीं है कि 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी वहां पर कोई बहुत बड़ा झंडा गाड़ देगी। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से ये अवश्य होगा कि उत्तर भारत, खास करके हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, वो वोट्स उनके कंसोलिडेटेड रहें और टूटने ना पाए। जैसा हिंदू मुस्लिम करते हैं ऐसा ही वो अगली बार उत्तर दक्षिण करने जा रहे हैं। इस सारे विवाद के मुख्य नायक या कर्ता धर्ता इस फोटो में बैठे हुए हैं निर्मला सीतारामन के बगल में। वो है धर्मेंद्र प्रधान, जिनके बारे में मैं आगे आज चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन मैं एक टिप्पणी निर्मला सीतारामन के बारे में भी कर दूं कि ये इस विवाद में एकदम कूद गई। जब बात इनके मंत्रालय की होती है तब ये गायब हो जाती हैं, मुंह नहीं खोलती हैं, चाहे गिरती हुई जीएसटी हो या गिरता हुआ रुपया हो या हमारे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था हो, ये मुंह नहीं खोलती है। लेकिन इस विवाद में वो आके पड़ गई और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कल संसद में ये कहा कि तमिलनाडु बजट के दस्तावेजों में से रुपी का सिंबल हटाना खतरनाक मानसिकता का संकेत है और आगे ये भी कहा कि ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के नाम पर अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। चलिए, वो मंत्री हैं और संसद में बोल रही थी तो कुछ उनको किया नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर झटपट से लोगों ने उनकी एक पुरानी ट्वीट निकाली 2017 की, जिसमें निर्मला सीतारामन ने खुद तमिल का सिंबल यूज किया हुआ है रुपए के सिंबल की जगह। शायद वो इस बात को भूल गई थी। भारतीय रुपए का सिंबल इंट्रोड्यूस करने का ऐतिहासिक कदम लिया था मनमोहन सिंह जी ने अपनी यूपीए 2 सरकार में। जुलाई 15, 2010 से हम लोग ये रुपए का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। वैसे एक बार आप ये जान लीजिए कि बीजेपी की हालत दक्षिण भारत में क्या है। टोटल लोकसभा की सीट्स दक्षिण भारत में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं, 130 हैं। इन 130 सीट्स में से बीजेपी के पास 29 सीट्स हैं
इन्होंने 88 जगह पिछले लोकसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ा था। और जहां तक इन्हीं राज्यों की स्टेट असेंबलीज का सवाल है, यहाँ पे 922 असेंबली की सीट्स हैं। इस वक्त बीजेपी के पास 92 सीट्स हैं। इन्होंने पिछले चुनाव जब भी हुए थे इस असेंबली के, उसमें 487 जगह चुनाव लड़ा था। इन सभी राज्यों में जो थोड़ी बहुत सीट बीजेपी जीत पाई है, वो केवल इसलिए था कि उनके वहां पर पार्टनर थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम था, जनता दल एस कर्नाटक में, और एआईडीएमके तमिलनाडु में। और इधर 2 दिन पहले स्टालिन ने बीजेपी को खुला एक चैलेंज दे दिया है कि आप 2026 के चुनाव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मुद्दा बनाइए और फिर देखिए आपका क्या हाल होता है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले की थोड़ी-सी मैं हिस्ट्री यहाँ पर आपको बता दूँ। शायद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं, और उसका कारण ये है कि 1949 14 सितंबर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने भाषा को लेकर एक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला निकाला था जो सबको एग्री उस समय हो गया था। और इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जिस कमेटी में ये सहमति हुई थी, उस कमेटी को हम लोग मुंशी अयंगर कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके सदस्य थे के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी अयंगर। और इस मुद्दे पर लगभग 3 वर्ष तक बहस हुई, उसके बाद वोटिंग भी हुई। जो हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग आते थे, वो ये चाहते थे कि हिंदी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित की जाए, जबकि दक्षिण से जो लोग आते थे, वो अंग्रेजी को प्रेफ़र करते थे। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत 3 मुद्दे डिसाइड किए गए थे। सबसे पहला तो ये था कि हिंदी आधिकारिक भाषा होगी, ना कि राष्ट्रीय भाषा। इसको सरकार अपने कामकाज में इस्तेमाल कर सकती है। अंग्रेजी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी 15 साल तक। 15 साल यानी कि 1950 के बाद 1965 से। और ये सोचा गया था कि इन 15 साल में हिंदी पूरी तरह दक्षिण राज्यों में एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और जहाँ तक न्यूमरल्स का सवाल था, नंबर्स का, उसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी नंबरों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब हिंदी पूरी तरह बन जाएगी, उस समय इन न्यूमरल्स के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन 1965 आने से पहले ही दक्षिण भारत में भाषा को लेकर दंगे फिर से शुरू हो गए, और इसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको आगे बताऊँगा। मेरे हिसाब से भाषा का इश्यू कभी था ही नहीं। जिस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये हैंडल किया, वो बहुत ही सही तरीका था और वो ही कंटिन्यू होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 22 भाषाएँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। हमारे देश में इतनी पुरानी भाषाएँ हैं कि उनको प्रिज़र्व करना एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि भाषाएँ अब गायब होने लगी हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 2004 में एक क्लासिकल लैंग्वेजेज़ ऑफ इंडिया डिफाइन की थी, जिसमें सबसे पहली भाषा तमिल बताई गई थी कि ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, यानी ये 1000-1500 साल पुरानी भाषा है। आज की तारीख में 11 भाषा हिंदुस्तान की ऐसी हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज में कैटेगराइज़ की गई हैं। हिंदी के विवाद के चलते अभी 2 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी तमिलनाडु सरकार के जो हैं एमपी स्वामीनाथन, उन्होंने एक अजीब-सी घोषणा कर दी। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत काम हुआ है, होना नहीं चाहिए था। उन्होंने करुणानिधि की बर्थ एनिवर्सरी जो 3 जून को पड़ती है, उस दिन को उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करने की उन्होंने घोषणा की है। क्लासिकल लैंग्वेज तमिल को 2004 में बनाया गया था। तो इनको अभी 20 साल बाद ये याद आया है। और यही नहीं किया डीएमके ने, उन्होंने ये भी साथ में जोड़ दिया कि जनवरी 25 को तमिल मार्टियर्स डे भी मनाया जाएगा। ये उन लोगों की स्मृति में है जो लैंग्वेज के झगड़ों में
तमिलनाडु में बहुत साल पहले मारे गए थे। अब हाल-फिलहाल में तमिलनाडु में जो हिंदी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, उसकी जड़ है ये मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। अब ये बात तो ठीक नहीं होगी कि सारी गलती इन्हीं की है क्योंकि मोदी के मंत्री अपनी बुद्धि से तो वो कभी काम कर ही नहीं सकते हैं। उनको या अमित शाह के डायरेक्शन आते हैं या मोदी जी के या फिर आरएसएस के। लगभग 1 महीने पहले काशी में तमिल संगमम को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा कि तमिलनाडु सरकार को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पैसा मिलता है, वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसमें जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला निर्धारित किया गया है, उसको तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्तव्य के आते ही तमिलनाडु में एकदम से हंगामा मच जाएगा और ऐसा ही हुआ। स्टालिन एकदम से भड़क गए। उन्होंने कई भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए और ये कहा कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार तमिलनाडु में एक बार फिर से हिंदी लाना चाह रही है। 2152 करोड़ की रकम केंद्रीय सरकार ने तमिलनाडु की रोक रखी है जिससे 40 लाख स्टूडेंट्स और 32,000 टीचर्स ये उस वजह से अफेक्ट हुए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इस मामले में जो डीएमके सरकार है तमिलनाडु की, उसका जो स्टैंड क्लियर किया है पीटी त्यागराजन जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ अभी हाल में दिए हैं, एक करण थापर को और एक राजदीप सरदेसाई को। आप ये इंटरव्यू देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि तमिलनाडु सरकार का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। अब जब से बीजेपी ने ये मुद्दा उछाला है, उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच में तू-तू मैं-मैं चलती आ रही है। अभी 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने एक चिट्ठी रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले डीएमके इस बात को मान चुकी थी। उन्होंने 23 फरवरी 2024 को उनके यहाँ एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस शर्तों को मान रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो फाइनल इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले कनिमोझी जो वहाँ की एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो तथ्य हैं, उनको घुमा-फिरा रहे हैं। इस चिट्ठी में कभी भी ये मेंशन नहीं किया था कि हम एनईपी को मानेंगे। उसमें क्लियरली ये लिखा था कि हम एक कमिटी बनाएँगे स्टेट में और जो भी वो कमिटी कहेगी, उस हिसाब से तमिलनाडु आगे बढ़ेगी। अभी तक के जो 2-3 महीनों का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपने देखे, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मुद्दा बीजेपी ने जानबूझकर उछाला है। इसमें तमिलनाडु की तरफ से कोई प्रोवोकेशन था ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला 1968 से इस बात पर सहमति हो गई है, उसके बाद इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो हिंदी को लेकर ये विवाद खड़ा करना केवल एक राजनीति थी। इससे माहौल गरमा जाएगा जिसका फायदा बीजेपी सोचती है कि उन्हें उत्तर के राज्यों में आने वाले चुनावों में मिलेगी। अब लास्ट के सेक्शन में मैं थोड़ी-सी बात करूँगा हिस्ट्री की और ये थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला के बारे में कि किस तरह से एक आम सहमति बन गई थी 1968 में और लेकिन उस समय भी तमिलनाडु ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन 1937 में हुआ था। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रोविंस थी, कांग्रेस की सरकार थी, सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक नियम बना दिया जिसमें ये कहा गया कि तमिलनाडु के स्कूल्स में हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। इसका विरोध पेरियार, भारतीहर और उस समय की जस्टिस पार्टी इन सब लोगों ने किया। ये आंदोलन लगभग 3 साल चला और तभी बंद हुआ जब इस सरकार ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। भाषा का विवाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी चलता रहा। इसमें ये बोला गया था कि अंग्रेजी 15 साल तक रहेगी और 1965 में खत्म कर दी जाएगी। तो 1963 से ही तमिलनाडु में आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया। उनको ये आशंका थी
कि जब 1965 में अंग्रेजी खत्म होगी तो फिर से हिंदी थोपी जाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ये बोल दिया कि अंग्रेजी कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की आशंकाएं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि इस सरकार के बाद जो सरकारें आएंगी वो इम्प्लीमेंट करेंगी, और फाइनली 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक आश्वासन दिया कि अंग्रेजी कंटिन्यू होगी। उसके बाद ही ये आंदोलन ठंडा पड़ा। फिर 1967 में इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को मॉडिफाई किया, पार्लियामेंट से पास कराया, जिसमें ये कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश अब इंडेफिनेटली कंटिन्यू करेगी। 1964 से 1966 तक कुठारी कमीशन बिठाया गया, उनके रिकमेंडेशन आए, उसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बताया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। 1968 से इंदिरा गांधी ने इसको देश भर में इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन तमिलनाडु ने फिर भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं किया था। वो टू लैंग्वेज फॉर्मूला पर ही बने रहे हैं। 1968 में तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वे दो टू लैंग्वेज फॉर्मूला पर बने रहेंगे और तमिलनाडु में केवल इंग्लिश और तमिल ही पढ़ाई जाएगी सरकारी स्कूल्स में। क्योंकि भाषा को लेकर तमिलनाडु ने एक ऐसा स्टैंड ले रखा है जो बाकी देश के राज्यों से अलग है, इसलिए हमेशा केंद्र सरकार के पास एक ऐसी चाबी रहती है कि जब भी चाहे वो घुमा दें तो तमिलनाडु में एकदम से लोग भड़क जाएंगे। जैसा मैंने कहा, तमिलनाडु का पक्ष सुनने के लिए डॉक्टर पीटी त्यागराजन का वो इंटरव्यू अवश्य देखें। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो यही कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार अपने साधन नहीं खर्च करेगी हिंदी पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई और स्कूल या केंद्र सरकार पढ़ाना चाहे तो उनको पूरी आज़ादी है। सारे केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और वहाँ लोकल बच्चे भी पढ़ते हैं, वो हिंदी सीखते भी हैं। मेरा खुद का ऐसा मानना ये है कि जब जिसकी जो गरज पड़ती है, वो भाषा वो सीख लेता है। अगर कल को आप टिम्बकटू जाएंगे, तो वहाँ पर कोरिया चीनी भी आप सीख लेंगे। कोरिया चीनी माली की एक भाषा है जो नाइजर रिवर के किनारे टिम्बकटू में बोली जाती है। तो आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।